ॐ अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम, नमो नमः, नमस्कारः। आइए, लीलावती का 17वां और 18वां श्लोक हम पीछे देखे थे। इससे पहले वाले वीडियो में उसकी व्याख्या भी हमने देखी थी और उसमें जो गणित बताई गई थी उस गणित को उस गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस गणित को कैसे उसके सूत्र बने हैं, इसके लिए उस सिद्धांत के लिए की कुछ उपपत्ति होती है। उस उपपत्ति को आज हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद उसका सूत्र जान करके और एक उदाहरण भी करके देखेंगे। तो पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं और सूत्र से पहले इसकी उपपत्ति देख लेते हैं। तो उपपत्ति सूत्र दोनों देखेंगे, फिर हम इसका एक उदाहरण करके देखेंगे। तो आइए, इस श्लोक की व्याख्या पहले देख चुके हैं, इसमें श्लोक की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे इसकी उपपत्ति देखते हैं। तो उपपत्ति क्या है इसकी? तो ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं तीनों तीनों भुजाएं इसकी दी हुई हैं। यह संपूर्ण त्रिभुज है और इस संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष जो कोण है इसका, वहां से एक लंब गिरा हुआ है और वह इस त्रिभुज को दो भागों में बांटता है। तो इसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो तीनों त्रिभुजों के माध्यम से कुल मिलाकर के जो एक संपूर्ण त्रिभुज इसका है और जो दो इसके त्रिभुज और बने इसके अंदर, उन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर के तीन त्रिभुज होते हैं। इनके द्वारा इसकी उपपत्ति को हम समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका इनकी आबाधाओं को जानते हैं, इनका आबाधाओं का सूत्र कैसे बनता है, आबाधा ज्ञात करने का सूत्र कैसे बनता है, और इसका जो लंब है उस लंब को ज्ञात करने का सूत्र कैसे बनता है, और इसका जो क्षेत्रफल निकलता है उसका सूत्र कैसे बनता है। तो उपपत्ति को देखने के लिए हम सबसे पहले इसका जो भुजाएं हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले अत्र आ का, इस त्रिभुज की जो हमारी भुजा है ये इसकी प्रथम भुजा हो गई। इसका मान 13 बताया गया है। तो आ का जो है ये इसकी प्रथम भुजा है। दूसरी भुजा इसकी है आ गा और तीसरी भुजा है इसकी का गा। तो ये तीन भुजाएं हैं। तो प्रथम भुजा आ का, द्वितीय भुजा आ गा, तृतीय भुजा का गा। इसको भूमि भी कहा जाता है और तृतीय भुजा ये होती है। तो अब इसमें जो लंब गिरता है वह है हमारा आ घा। यह लंब है इसका, ठीक है ना। और अब इन त्रिभुजों की अलग अलग बात कर दी जाए तो लंब गिरने से दो त्रिभुज होते हैं हमारे पास। एक होता है आ घा का अथवा आ का घा त्रिभुज, और दूसरा होता है हमारा आ गा घा त्रिभुज। आ गा घा त्रिभुज, ये दो त्रिभुज होते हैं हमारे पास में। अब हम जब इस संपूर्ण त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले जो इसका प्रथम त्रिभुज है आ का गा, आ का घा त्रिभुज में प्रथम भुजा होती है हमारी कौन सी? आ का भुजा, ठीक है ना। और आ का भुजा और दूसरी भुजा होती है हमारी आ का घा भुजा। तो आ का वर्ग करते हैं और उसमें हम का गा का वर्ग को घटा देते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाता है? आ घा का मान आ जाता है, अर्थात लंब का मान आ जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज के माध्यम से इस लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आ गा इसकी दूसरी भुजा है और इस दूसरी भुजा इसकी भुजा का जो इस भुजा के वर्ग में जब हम ग घ का वर्ग घटा देते हैं तो तब भी हमारा किसका मान आ जाता है? यानी कि हमारे पास आ घ का मान आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं आगे। अतः प्रथम भुजा का वर्ग माइनस प्रथम आधार का वर्ग, यानी कि आ का वर्ग माइनस का घा का वर्ग जो हमारे पास प्राप्त होता है वो किसके तुल्य होता है? वो द्वितीय भुजा के वर्ग माइनस द्वितीय आधार के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात द्वितीय भुजा कौन सी हमारी है? ये आ गा माइनस गा घा के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए द्वितीय भुज वर्ग माइनस प्रथम भुज वर्ग, द्वितीय भुज वर्ग में जब हम प्रथम भुज वर्ग को घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीय आधार वर्ग माइनस प्रथम आधार वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब द्वितीय भुज का प्रथम भुज के साथ जब हम उसका योग करते हैं और द्वितीय भुज का प्रथम भुज के साथ जब उसका अंतर करते हैं और अंतर करने के बाद दोनों को गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हमारा जो फल प्राप्त होता है वो किसके तुल्य होता है? वह होता है द्वितीय आधार प्लस प्रथम आधार गुणा द्वितीय आधार माइनस प्रथम आधार के बराबर हो जाता है। अर्थात दोनों का योगांतर का गुणा दूसरी भुजा के योगांतर के गुणा के तुल्य होता है। ये इसका अभिप्राय हुआ। कैसे? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं
द्वितीय भुज प्लस प्रथम भुज गुणा द्वितीय भुज माइनस प्रथम भुज। यहाँ पर पहले हमने योग किया, फिर उसका अंतर किया और दोनों का आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है हमारे पास, वह होता है हमारे पास भू, अर्थात आधार वाली जो भुजा है, भुजा का आधार वाली भुजा का गुणा करेंगे द्वितीय आधार माइनस प्रथम आधार के बराबर, यानी कि घ गा में हम का घा को घटा देंगे, ठीक है ना, और उसका गुणा कर देंगे हम का गा के साथ में, ठीक है ना। तो ये हमारे द्वितीय भुज वर्ग, द्वितीय भुज प्लस प्रथम भुज का गुणा द्वितीय भुज माइनस प्रथम भुज के गुणा के बराबर आ जाएगा, गुणा के बराबर आ जाएगा, अर्थात दोनों के योग अंतर के गुणा के बराबर आ जाता है। अब इसको और स्पष्ट करके देखते हैं यहाँ पर कैसे। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे द्वितीय आधार माइनस प्रथम आधार, यह हमें निकालना है। तो यह किसके बराबर होगा? यह होगा हमारे द्वितीय भुज प्लस प्रथम भुज, यानी द्वितीय भुज का हमने प्रथम भुज के साथ योग किया और फिर गुणा कर दिया उसका किसके साथ? दूसरी भुजा जो है उसमें प्रथम भुजा को घटा देंगे, तो उसका जो अंतरफल आएगा उन दोनों में दोनों का गुणा कर देंगे और फिर उसको हम भू से यानी कि का ग से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा वह लब्धि प्राप्त होगी। उस लब्धि को हम जानने के लिए हम क्या करेंगे? भुज योग गुणा भुज अंतर भागा भू, यानी कि आधार वाली भुजा से उसको भाग दे देंगे, तो हमारे पास लब्धि प्राप्त होगी। और यह जो लब्धि होती है, यह लब्धि दोनों ही आबाधाओं के योग से के तुल्य होती है। तो अब आप देख सकते हैं जो लब्धि प्राप्त होगी यहाँ पर हमें, वह का घा जमा घा गा का जो योग होता है वह का गा के तुल्य होता है। तो इसी के बराबर हमारा क्या होता है? हमारा फल प्राप्त हो जाता है। तो दोनों लब्धियों का दोनों जो आबाधाएं हैं, दोनों आबाधाओं का योग ही क्या होता है? भूमि का भूमि होती है, यानी प्रथम भुजा का, यानी भूमि वाली जो आधार वाली भुजा होती है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये तो आबाधाओं का मान ज्ञात हो गया। आबाधाएं किस तरह निकल सकती हैं ये हम आराम से देख देख चुके हैं। यहाँ पर प्रथम आबाधा द्वितीय आबाधा किस तरह निकल जाती हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों आबाधाओं का योग ही क्या होता है? भूमि होती है, तो यहाँ पर का घा और घा गा, इस तरह से ये दो आबाधाएं हैं, इनमें इसका इसका हम सूत्र निकल जाता है हमारे पास। तो सूत्र क्या हो गया हमारे पास? ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप भुज योग गुणा भुज आधार, ठीक है ना, बराबर भू, यानी कि अर्थात ये हो गया हमारा भुज योग गुणा भुज अंतर है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको अंतर अंक का मतलब हो गया अंतर। भुज योग का भुज अंतर के साथ गुणा करेंगे तो जो आएगा हमारा उसको भू से भाग दे देंगे तो लब्धि प्राप्त होगी। और लब्धि जो होगी, ठीक है ना, वह लब्धि क्या होगी? इन दोनों के अंतर के बराबर होगी, यानी का घ माइनस घा गा के अंतर के बराबर होती है, ठीक है ना। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे हम, ठीक है ना, इन दोनों का, तो वह हमारा क्या होता है? वो हमारी भू होती है, यानी आधार होती है, आधार वाली भुजा हो जाती है। अब इसको हम और आगे देखते हैं और आगे स्पष्ट हो जाएगा ये। इसका संक्रमण करने से, इसको आगे ले जाने पर पता चलता है कि इसकी प्रथम आबादा होती है। यहाँ पर प्रथम आबादा द्वितीय आबादा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। प्रथम आबादा कैसे निकालेंगे हम? तो भू अर्थात आधार वाली जो भुजा है, भू से यहाँ पर अभिप्राय है, यानी कि जो भूमि है, भूमि अर्थात आधार वाली भुजा, यानी कि का गा, इस भुजा का जब हम लब्धि इस भुजा इस भुजा के साथ में या इस भूमि के साथ में, ठीक है, हम लब्धि को घटा देते हैं, जो पीछे लब्धि प्राप्त हुई थी हमें, और उसको दो से भाग देते हैं, तो हमारी प्रथम आबाधा यानी कि का घा का मान निकल के आता है। इसी प्रकार से द्वितीय आबाधा, तो द्वितीय आबाधा हमारी घ गा है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो भूमि है हमारी यानी कि का गा जो है, इसका संपूर्ण जो मान है, इसके मान में हम लब्धि का जोड़ देंगे, ठीक है, और लब्धि को जोड़ने के बाद हम दो से भाग दे देंगे उसको, ठीक है। तो जो प्राप्त होगा हमारे पास, वो हमारे पास घा गा अर्थात द्वितीय आबाधा आ जाएगी। तो दोनों आबाधाओं का मान ज्ञात हो जाता है, और जब दोनों आबाधाओं को हम योग करते हैं तो वह हमारा भूमि के तुल्य होता है, ठीक है। और जब इन दोनों का अंतर करते हैं तो वह हमारा लब्धि के बराबर होता है, जो हमने पीछे लब्धि निकाली थी उसके बराबर होता है। अब आ का घा जात्य त्रिभुजे, यहाँ पर आ का घा जो है, ये संपूर्ण त्रिभुज जो है, ये छोटा बड़ा त्रिभुज, इसको प्रथम त्रिभुज कैसे कहते हैं? आ का घा, ये जो त्रिभुज है हमारे पास आ का घा, इस त्रिभुज, ये जात्य त्रिभुज है अर्थात संपूर्ण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण जहाँ पर घा बिंदु है वहाँ पर 90 अंश का एक कोण बनता है। तो जात्य त्रिभुज होने से इस त्रिभुज में आ का वर्ग माइनस का घा का वर्ग करेंगे तो वो किसके तुल्य होगा? वह आ घा के वर्ग के तुल्य होगा, यानी कि आ का वर्ग जो है, यानी प्रथम भुजा का वर्ग जो है, उसको हम का घा यानी प्रथम आबादा के साथ घटाएंगे, ठीक है, वर्ग के साथ घटाएंगे तो हमारे पास वर्ग होके आ गया क्या?
आ घा का वर्ग आ जाएगा, अर्थात लंब का वर्ग आ जाएगा। और जब इसको हम लंब निकालना हो हमें, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हमें प्रथम भुजा वर्ग माइनस प्रथम आधार का वर्ग तो बराबर लंब वर्ग होता है। अब हम इसको इसका जब अंतर निकाल मूल निकालेंगे तो हमारे पास लंब निकल जाएगा। कैसे? प्रथम भुजा का वर्ग माइनस प्रथम आधार का वर्ग का मूल जो होगा वो हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, वह लंब होता है। इसी प्रकार से आ गा घा यानी दूसरा त्रिभुज जो है, इसका ये वाला त्रिभुज है आ गा घा, ये वाला जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में यह भी जातीय त्रिभुज है। इस जातीय त्रिभुज में आ गा जो भुज है, आ गा जो है यानी कि इसको द्वितीय भुज कहा गया है। इसका वर्ग जब हम करके गा घा यानी कि आधार वाली जो द्वितीय आबादा है हमारी, इसके साथ इसका वर्ग करके घटा देते हैं तो हमारे पास जो आता है फल वो आ घा का वर्ग आता है, यानी कि लंब का वर्ग आता है। तो लंब को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, दोनों त्रिभुजों के माध्यम से, क्योंकि लंब ऐसी रेखा है यहाँ पर जो दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होती है। यानी दोनों त्रिभुजों का मान, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा लंब है, तो हम किसी भी त्रिभुज से निकालेंगे, किन्हीं भी दो भुजाओं से निकालेंगे, अथवा आप आ गा या गा घा से निकाल सकते हैं, अथवा आ गा और गा घा के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आ घा का मान एक ही निकलेगा, यानी लंब का मान दोनों से निकल जाएगा, दोनों त्रिभुजों से निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, द्वितीय भुज वर्ग माइनस द्वितीय आबाधा वर्ग किया हमने तो हमारा लंब का वर्ग निकल गया। और लंब का वर्ग निकल गया तो लंब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो वर्ग हमने किया था तो वर्ग हमारा वर्ग में ही आएगा, लंब वर्ग में आएगा। उसका जब हम अंतर मूल ले लेंगे तो मूल लेकर के उसका वास्तविक जो लंब का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से लंबानयन की जो उत्पत्ति होती है वो स्पष्ट होती है। तो ये आपको सूत्र भी आपको स्पष्ट हो गया, और इसका जो उपपत्ति है वो भी स्पष्ट हो गई कि कैसे ये लंब होता है। अब हम इसकी क्षेत्रफल की जो उत्पत्ति है उसको देख लेते हैं। कैसे? अथ आयते भुजकोटि घात तुल्यम फलम भवत्यतः। अब यहाँ पर आयत के रूप में, एक आयत के रूप में इसका जो फल होता है वो प्राप्त होता है हमें। कैसे? क्योंकि जब हम भुज कोटि घात करते हैं, यानी कि भुज का कोटि से जब हम गुणा करते हैं तो उसका जो फल निकलता है वो क्या निकलता है? उसके अ, अ, आयत के तुल्य उसका फल होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, जब भुज कोटि का गुणा आयत के तुल्य होता है तो यहाँ पर का घा का और आ घा का जब हम करेंगे, गुणा करेंगे, तो आ का घा क्या है हमारी, ये हमारी कोटि है, और हमारी का घा हमारी कोटि है, का घा हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, और यानी कि भुज है, और आ घा जो है या कोटि है, यानी का घा भुज है और आ घा कोटि है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इसका घात जो होता है, गुणा अर्थात घात, इनका जो दोनों का घात होता है वो क्या होता है, वह इसका आयत का क्षेत्रफल होता है, ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र तो यही इसका, फिर कहते हैं भुज कोटिभ्याम यद आयतम तस्य फलम। तो भुज और कोटि इन दोनों का जो फल होता है वह आयत होता है। ठीक है, कैसे? का घा गुणा आ घा करके देख लीजिए। ठीक है, अथवा का घा गुणा आ घा करके देख लीजिए। ठीक है, तो आ घा और का घा करके देख लीजिए, अथवा आ घा गुणा घा गा करके भी देख लीजिए। तो दोनों का जो फल होता है वह आयत के बराबर होता है। तो आ का घा त्रिभुजात दुगुणम, अतः यह क्या किससे दुगुना होता है? आ का घा, यानी कि आ का घा स्वाभाविक है इसका दुगुना होगा, क्योंकि हमने इसकी ऊंचाई जो है, आ घा जो है इसकी लंब, इसका लंब है यानी कोटि है, और का घा इसका आधार है। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो केवल इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, वो संपूर्ण का आएगा फल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बनेगा उसका भी फल आएगा, और दोनों को मिलाकर के यह आयत हो जाता है। तो यह दो का मान निकलता है एक साथ में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम द्विगुणित त्रिभुज हो जाएगा ये। तो आ का घा जो होगा इसको हम द्विगुणित त्रिभुज कहेंगे। तो द्विगुणित त्रिभुज आ का घा बराबर होता है हमारे किससे? का घा गुणा आ घा से। तो यह हमारा प्रथम त्रिभुज का मान निकल जाता है, जिसका मान द्विगुणित रूप में हम ले रहे हैं। इसी प्रकार से एवं एवं जब हम दूसरे त्रिभुज का भी मान निकालेंगे, या आ घा गा का मान निकालेंगे, या इसको हम आ गा घा भी कह सकते हैं, जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर गा घा जो होगा यह हमारा भुज हो जाएगा। ठीक है, और आ घा जो हो जाएगी वह कोटि हो जाएगी। ठीक है, यानी आ घा कोटि हो जाएगी, घा गा जो है वो भुज हो जाएगा। और इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं
तो इन दोनों का जो घात निकल के आता है वह आयत के तुल्य आता है, अर्थात आयत उसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे का घा गुणा आ घा इदम आयतम। इसका जो क्षेत्रफल होता है वह आयत होता है, तो आ गा घा त्रिभुजात दुगुणम, यह भी जो होगा वह आयत होगा, यानी कि इसका दुगुना होगा, तो दुगुणम आयतम। ठीक है, इस त्रिभुज का दुगुना हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का दुगुना जो होता है वह आयत होता है। तो इसलिए हम यह द्वितीय त्रिभुज जो होगा, यह जो होता है वो आ गा घा बराबर गा घा गुणा आ घा के तुल्य होता है। अब जब हम दोनों को निकाल देते हैं तो प्रथम वाला जो त्रिभुज है यह भी दुगुणित है, और इसका भी जब हम इस तरह से मान निकाला तो यह भी दुगुणित हुआ, तो दुगुणित ये है और यह भी दुगुना दुगुना है अपने से। ठीक है ना, यानी ये कह सकते हैं कि आ का घा जो है यह त्रिभुज दुगुणित रूप में हमारे पास है, और यह वाला त्रिभुज जो है आ गा घा यह भी हमारे पास दुगुणित रूप में है। तो हमारे पास चार त्रिभुजों के तुल्य अर्थात दो आयतों के तुल्य फल निकल के आता है। अब कहते हैं द्वितीय त्रिभुज जो है, यानी कि दुगुणित त्रिभुज जो होगा हमारे पास आ का घा, प्रथम वाला जो त्रिभुज है यह दुगुणित रूप में हमारे पास है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा वाला दुगुणित त्रिभुज जोड़ देंगे, यानी कि आ गा घा इसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो फल आएगा वो आएगा हमारे पास का घा गुणा आ घा, यानी कि का घा, ये यानी का घा में जब हम आ घा का गुणा करते हैं, आ घा का गुणा करते हैं, ठीक है, और उसमें जोड़ देते हैं हम किसको, गा घा प्लस आ घा को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे पास जो होता है वह किसके तुल्य हो जाता है, वह होता है वो इस प्रकार हमारे सामने होता है, वैसे जैसे दुगुणित त्रिभुज आ का घा प्लस त्रिभुज आ गा घा, यानी ये संपूर्ण जो समीकरण बनता है ये दुगुणित रूप में हमारे पास हुआ। दोनों त्रिभुजों का एक साथ मान है ये, और दोनों ही त्रिभुज हमारे पास दुगुणित रूप में है। तो हम इसको जो ये हमारे पास बन के आता है ये होता है आ घा गुणा का घा गुणा गा घा, यानी कि आ घा, यानी लंब जो है या लंब का हम गुणा कर देंगे किससे, का घा प्लस घा गा के साथ में, यानी दोनों आबादाओं को जोड़ करके जो मान आता है वो भू के बराबर आता है, यानी कि का गा के बराबर आता है। और इसको जब हम आ घा से लंब कर देते हैं, ठीक है, आ घा से लंब के साथ में गुणा कर देते हैं, तो संपूर्ण यानी चार त्रिभुजों के तुल्य फल आता है। यानी का आ का गा जो संपूर्ण त्रिभुज है ये एक त्रिभुज बन के आता है, दोनों को मिला करके इसके दुगुना फल हमारे पास प्राप्त होता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे दुगुणित त्रिभुज आ का गा, आ का गा, ठीक है, यह दुगुणित रूप में होगा। इसको निकालने का क्या सूत्र क्या होगा, तो आ घा गुणा का गा, आ घा यानी लंब गुणा आधार। इस प्रकार से इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ का गा का क्षेत्रफल आएगा, और यह दुगुणित रूप में हमारे पास आएगा, यानी कि इसका दुगुना क्षेत्रफल हमारे पास आएगा। अब इसको हमें तो निकालना है आ का गा का क्षेत्रफल, तो इसलिए त्रिभुज आ का गा जो होगा, ठीक है ना, उसका वो बराबर होगा किसके, आ घा यानी लंब गुणा का गा आधार, और लंब गुणा आधार अर्थात लंब गुणा भू कहेंगे उसको। और जब उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात आ का गा का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, और इसी के माध्यम से हमारा सूत्र बनता है, और सूत्र के बाद फिर हम इस आधार पर गणित करते हैं। तो उत्पत्ति सिद्ध हुई। अब हम इसका गणित करके देखेंगे अगले उदाहरण में। अगले जो इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसकी कुछ उदाहरण करके देखते हैं, एक दो उदाहरण करके देखते हैं इन्हीं सूत्रों पर, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इसकी उत्पत्ति देखे हैं, अब इसको हम इसका गणित करके देखते हैं। तो उसमें आप दोनों आबादाओं का मान भी निकालेंगे, ठीक है ना, क्षेत्रफल का मान भी निकालेंगे, और लंब का मान भी। इन तीन चीज़ों का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में आपने तीनों चीज़ों की उत्पत्ति देखी है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक जो सूत्र होगा उसकी कुछ उत्पत्ति होगी, उस उत्पत्ति को भी समझना है। उसके जो उदाहरण है गणित में, गणित जो उसमें है उनको भी समझना है। और श्लोक है, उस श्लोक को तो समझना है ही, उसकी व्याख्या तो खैर स्पष्ट है, वो समझनी ही होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और अधिक लंबा ना हो। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तुरंत शीघ्र ही। नमो नमः।